गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। मेरी बात सुनो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अपन लोगों ने चालू किया है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर जो अपन लाइव क्लास थी उसमें जो अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, वो मेरी बात सुनिए। अपन ने पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों दी जाती है। पहले मैंने आपको क्या समझाया था, एक बार फटाफट रिव्यू कर रहा हूं मैं। पहले अपन ने कहा था अलग अलग टैक्सेस, हर टैक्स पहले हो या जीएसटी के बाद हो मल्टी पॉइंट होता है। मल्टी पॉइंट की वजह से हर स्टेज पे टैक्स लगता है, लेकिन पहले और अब में फर्क क्या रहा। पहले जो था वो हर स्टेज पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे, इसलिए एक ही वैल्यू पे 2 बार 3 बार 4 बार टैक्स लगता और अल्टीमेट जो बंदा होता था उसको वो गुड्स बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि अगर सिंगल वैल्यू पे इतनी बार टैक्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स महंगा ही होगा। लेकिन जीएसटी के आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सिंगल वैल्यू पे एक ही बार टैक्स लगेगा, टैक्स केवल वैल्यू एडिशन पे लगेगा। मतलब स्टेजेस तो वही रहेंगी, ए बी सी डी 4 जने हैं तो चारों स्टेज पे टैक्सेस लगेगा, लेकिन टैक्स लगेगा केवल वैल्यू एडिशन पे और सारा भार किस पे शिफ्ट होता है, अल्टीमेट कंज्यूमर पे। ये पढ़ा है अपन ने। जो भी मीडिएटर्स है राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर, ये लोग क्या करेंगे, जो टैक्स इन्होंने पे कर दिया है खरीदते वक्त उसकी क्रेडिट मिल जाएगी इनको आउटपुट टैक्स में। आउटपुट टैक्स मतलब जो किस पे लगता है, सेल पे। गवर्नमेंट कहती है जब आप टैक्स कलेक्ट कर लो सामने वाले से, उसमें से वो टैक्स काट लेना जो पहले परचेज के वक्त जमा करा रखा है और बैलेंस ही हमें पे करना। फिर हमने 2-3 एग्जांपल से समझा था। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, जो अल्टीमेट कंज्यूमर ने टैक्स दिया था, जितना भी रुपए दिया था, स्टेज बाय स्टेज अगर जोड़ दोगे तो वो जो अमाउंट आ रहा है वही अल्टीमेट कंज्यूमर वाले टैक्स से मैच कर रहा है। इसका मतलब डबल टैक्स नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब यही है, जब भी 2 बार टैक्स लगेगा तो क्या मिलती है, क्रेडिट। ये दिमाग में सेट कर लो, मैंने यही बताया था आप लोगों को। और 2 बार टैक्स लगेगा तो क्रेडिट मिलेगी। उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। याद रखना, क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर मैं आपको बोलता हूं क्रेडिट मिलेगी या नहीं, तो क्रेडिट कब मिलती है, जब डबल टैक्स लगता है। और डबल टैक्स लग रहा है तो आप क्या करोगे, आउटपुट टैक्स में से क्या लेस करोगे, इनपुट। आउटपुट मतलब जो सेल पे लगता है, इनपुट मतलब जो किस पे लगता है, परचेज पर। ये पढ़ लिया था अपन ने। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होती है वो किस किस चीज की होती है। मतलब कोई भी इंसान डबल टैक्स कैसे दे रहा है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं फिनिश गुड्स पे जो टैक्स देता हूं, फिनिश गुड्स जो मैं बेचता हूं उस पर जो टैक्स होता है वो क्या होता है, आउटपुट। उसमें से 3 चीजों की क्रेडिट मिलती है। मतलब मेरे फिनिश गुड्स में 3 चीजों की वैल्यू ऐड है, इसलिए डबल टैक्स हो रहा है। 3 चीजें कौन सी, कोई भी फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर और कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है। इन 3 चीजों को मिक्स करके मैंने फिनिश गुड्स बनाया, तो फिनिश गुड्स में इन तीनों चीजों की कॉस्ट शामिल है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर एग्जाम में आता है क्रेडिट कितनी चीजों की मिलती है, 3। इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। रॉ मटेरियल को इनपुट बोलते हैं, सर्विस को क्या बोलते हैं, इंजीनियर वगैरह की सर्विस को इनपुट सर्विस, और मशीन्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। इन तीनों पे जो टैक्स दिया वो आपका इनपुट टैक्स है, जो कि आउटपुट टैक्स में से क्या होगा, लेस। लेकिन लेस तभी होगा, क्या बताया था, लेस तभी होगा जब इन 3 चीज, ये जो 3 चीजें हैं, ये इनपुट, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो। ये भी समझा दिया था मैंने और इनपुट की डेफिनेशन भी आपको बताई थी। मैं कब देखो, इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो बच्चों, तीनों में चीज एक कॉमन क्या है, तीनों में है विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बोला था कि अगर आप क्रेडिट इनपुट की, इनपुट सर्विस की या कैपिटल गुड्स की लेना चाहते हो तो वो चीज जो आपने खरीदी है, जिस पर आपने खर्चा किया है, वो इनपुट, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में कब आएगी, या तो वो यूज आपने कर ली, ठीक है। मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया था, क्या बताया था मैंने कि भाई आपको पढ़ाने के लिए मुझे लग रहा है इस महीने जो बच्चे आएंगे उसमें कम से कम 100 मार्कर मेरे पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पर खर्च हो जाएंगे। तो मैंने 100 मार्कर खरीद लिए। अब महीना एंड हो रहा है, मंथ एंड पे मुझे पता चला 40 मार्कर तो यूज पूरे हो गए आपको पढ़ाने में, तो वो तो है विच आर यूज कर लिए, तो इसकी क्रेडिट मिलेगी उन 40 की। 50 मार्कर जो है वो मैं अगले महीने काम में लूंगा, तो गवर्नमेंट कहती है उसकी भी क्रेडिट मिलेगी, बिकॉज लैंग्वेज क्या है,
यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 50 मार्कर जो है वो मैं 50 मार्कर अगले महीने काम लूंगा, और बचे हुए जो 10 मार्कर है उसमें से 4 मार्कर खराब निकले तो ना तो वो मैं यूज ले सका ना आने वाले टाइम में यूज ले सकता हूं, तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। कोई चोरी हो गए, गायब हो गए, तो ना वो यूज आए ना यूज हो सकते हैं, तो उनकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये आप बात समझ रहे हो? क्रेडिट किसकी मिलती है? जिसको या तो आप यूज कर लो या फिर आप फ्यूचर में यूज कर लोगे बिजनेस के अंदर, लेकिन जो यूज ही नहीं आए ना यूज आ सकते हैं अब, उनकी क्रेडिट नहीं मिलती। क्रेडिट नहीं मिलती मतलब उनको इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स में डिफाइन ही नहीं करेंगे, तो उन पर पे किया इनपुट टैक्स काम नहीं आएगा, उसको आप नील ही समझो। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये तो हुई डेफिनेशन की बात कि डेफिनेशन में कवर होंगे। अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है लाइव क्लास के अंदर कि अपन ने यही पढ़ा कि अगर डेफिनेशन में कवर होंगे तो क्रेडिट मिलेगी। अब अच्छा अपन आगे चलते हैं। आगे वाला टॉपिक अपना क्या है? आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए गवर्नमेंट के कुछ कानून है। पहला कानून तो अपन ने पढ़ लिया कि आपका वो इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में आना चाहिए। अब डेफिनेशन में तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट कहती है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हमारी करोगे तभी हम आपको क्रेडिट अलाउड करेंगे। तो ये तो आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एलिजिबिलिटी कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर क्रेडिट मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इनएलिजिबिलिटी में अपन पढ़ेंगे कि अगर आप सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये इन केसेस में इनएलिजिबल हो, तो आपको एकदम सही क्रेडिट भी डिनाई हो जाएगी। मतलब जब अगर क्रेडिट लेनी है तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, ठीक है, क्रेडिट मिल जाएगी। और जब नेक्स्ट क्लास में इनएलिजिबिलिटी पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है भले ही हो हम तो इन चीजों की क्रेडिट नहीं देंगे। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आज पहले एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं अपन को, क्योंकि ये सब छोटे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, थ्योरी सब में काम आएगी चीज, है ना। तो ध्यान दो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। ये क्या पॉइंट है, ढंग से सुनिएगा। गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट तभी यूटिलाइज होगी जब आप हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई करो, जो कि है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छे से सुनना। मेरे को लग रहा है कि आपके एग्जाम्स हैं दिसंबर में, और मैंने आप सब लोगों को वादा कर रखा है कि जो भी छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बुक बनाकर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को तो मैं दूंगा, सेल करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मैं बनाऊंगा या खरीदूंगा ना। मैंने एक बुक मैन्युफैक्चरर से, एक बुक पब्लिशर से बात कर रखी है, और उसको मैंने बोला है 200 बुक्स बनाने के लिए। 200 बुक्स का ऑर्डर दे रखा है, पेमेंट भी करके आ चुका हूं, पैसे दे चुका हूं एडवांस में कि ये 200 बुक्स मुझे चाहिए, मुझे मेरे स्टूडेंट्स को देनी है। बात खत्म। अब हुआ क्या, अब मैं सोच रहा हूं, मैंने तो पैसे भी दे दिए, सामने वाले ने बिल भी दे दिया मेरे को, भाई पैसे दिए तो उसने बिल भी दे दिया। अब इन 200 बुक्स को मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 में खरीदा था। 50,000 पे 10% फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए मैंने क्या दिया था, जीएसटी। अब मैं इस 5,000 की क्या चाहता हूं, क्रेडिट। गवर्नमेंट कहती है बेशक बुक्स जो है वो आपकी इनपुट है, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, आपको पढ़ाने के लिए बुक्स है, मार्कर है, ये मेरे लिए है इनपुट। आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए अगर मैं कहीं और टीचर से पढ़ने जाता हूं तो उनको जो फीस दी वो है मेरी इनपुट सर्विस, और आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो एसी, फर्नीचर, मोबाइल फोन वगैरह हम खरीदते हैं, ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स। समझ में आ रहा है। अब इसके लिए गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट कब मिलेगी, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। रिसिप्ट मतलब क्या हुआ बच्चों, समझो। गवर्नमेंट को भी पता है बुक्स जो है आपको ट्यूशन पढ़ाने में काम आएगी, इसलिए इनपुट तो है। समझ में आ रही बात। जो चीज आपको, जो खर्चा मैंने आप लोगों के लिए किया, मेरे लिए वो सब इनपुट है, क्योंकि पढ़ाने के लिए जो खर्चा मैं करूंगा उसको आपकी फीस में क्या करूंगा, ऐड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, हम इस 200 बुकों की क्रेडिट दे देंगे, बस शर्त यही है
क्रेडिट के लिए एलिजिबल उस दिन से होंगे जिस दिन ये किताबें आपके ट्यूशन प्रीमाइसिस में एंटर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे अपन पढ़ेंगे जीएसटी महीने के महीने गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है, ठीक है? अब समझो मेरी बात। ये बुक्स का ऑर्डर दिया था मैंने 25 अक्टूबर को, ठीक है? कि भाई 200 बुक्स खरीदनी और टैक्स कितना पे किया, 5000 रुपीज, ठीक है? अब मेरी बात बहुत ढंग से समझना बच्चों। 25 अक्टूबर को ऑर्डर दिया है और क्या बोलते हैं, एग्जाम में आपके आया, डिलीवरी 1 महीने बाद होगी, मतलब डिलीवरी होगी 25 नवंबर को, ठीक है? अब आपके एग्जाम में आता है, बताओ अक्टूबर मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या 5000 रुपए की क्रेडिट के लिए मैं एलिजिबल हूं? ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आपके एग्जाम में आएगा अक्टूबर मंथ के अंदर एक बंदे ने 50,000 रुपए बुक्स के 5,000 रुपए जीएसटी पे किया। अब वो चाहता है ये 5,000 की उसे क्रेडिट मिल जाए। अक्टूबर मंथ एंड हो चुका है, अभी तक किताबें प्रीमाइसेस में नहीं आई हैं, किताबें आई हैं नवंबर को। तो क्या अक्टूबर मंथ में क्रेडिट मिलेगी? तो अब आपका दिमाग चलेगा कि नहीं यार, क्रेडिट उसी दिन से मिल सकती है जिस दिन गुड्स या क्या हो जाए, सर्विस रिसीव। अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो एग्जाम में आपका आंसर क्या आएगा? नो, क्रेडिट नॉट एलिजिबल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बिकॉज credit shall only be utilized if goods or service received during the month, ठीक है? जब तक गुड्स और सर्विस रिसीव ही नहीं हुई आपकी फैक्ट्री में, आपकी ट्यूशन प्रीमाइसिस पे या आपके रजिस्टर्ड प्लेस पे या ऐसा कोई प्लेस जहां पे आपका काम चल रहा है, तो अगर जब तक गुड्स या सर्विस मिली ही नहीं तब तक क्रेडिट अलाउड नहीं होगी। तो ये पहला पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आया, अभी तक डिलीवरी नहीं मिली तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये मत लिखना आप क्रेडिट मिल ही नहीं सकती, मिल जाएगी लेकिन जब गुड्स रिसीव हो। खत्म, पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है? तो सेकंड कंडीशन क्या? टैक्स इनवॉइस ऑब्लिक डेबिट नोट। ये क्या कहता है? डिटेल में आपके नोट्स में तो लिखा हुआ है ही है। अब ये क्या कहता है वो सुनो। टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट मतलब बच्चों, जैसे बुक्स वाला एग्जांपल रखते हैं, मैंने बुक्स का ऑर्डर दिया, बुक्स वाले को 55,000 रुपए दिए, 55,000 रुपए दिए, 55,000 रुपए देते के साथ उसने बुक्स मुझे भिजवा भी दी, हाथों हाथ 3 दिन में छाप के भिजवा दी। तो गुड्स रिसीव हो गया, मैं तो खुश था कि पेमेंट भी हो चुका है, गुड्स भी रिसीव हो चुका है, तो क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन मेरे सीए ने, मेरे कंसल्टेंट ने कहा क्रेडिट नहीं मिल सकती। मैंने कहा क्यों नहीं मिल सकती? उन्होंने कहा अभी जिससे आपने किताबें खरीदी है उसने अभी तक आपको बिल ही नहीं दिया। जब तक बिल नहीं दोगे क्रेडिट कैसे मिलेगी? समझ में आया? ये टैक्स चोरी को रोकने के लिए बच्चों गवर्नमेंट कहती है कोई बिना बिल सामान लेगा, आप लोग दूरदर्शन वगैरह देखते नहीं, उसमें तो हमेशा ये आता है कि कभी भी ग्राहक बिना बिल के सामान ना खरीदे। समझ में आया? उससे आपको भी नुकसान होगा और हमें तो नुकसान हो ही रहा है, ये गवर्नमेंट अपन को बोलती है, ठीक है? क्योंकि बिल नहीं लोगे तो वो टैक्स शामिल नहीं करता, दिखाता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या बच्चों? गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट मिल जाएगी, रिसीव हो जाने दो, लेकिन आपके पास सबूत तो होना चाहिए ना कि पेमेंट का, और वो सबूत क्या होता है? इनवॉइस। नो इनवॉइस नो क्रेडिट। तो कल आपके एग्जाम में आए कि रिसीवर के पास 500, मान लो फॉर एग्जांपल 200 बुक्स है, ये आपके एग्जाम में आया, आउट ऑफ विच इनवॉइस इज ओनली ऑफ 150 बुक्स। 200 में से केवल 150 बुकों का ही इनवॉइस है, 50 बुकों का इनवॉइस उसने नहीं दिया तो क्रेडिट यूटिलाइज नहीं होगी, चाहे पूरी 200 बुक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाने में काम में ली है। क्लियर? तो शायद ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। गुड्स भी रिसीव हो जाना चाहिए और जो गुड्स रिसीव हुआ उसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, तो क्रेडिट मिलेगी। 2 कंडीशन खत्म। तीसरी है क्रेडिट यूटिलाइज ऑन एक्चुअल पेमेंट। ये गजब बात है बेटा। अब ये क्या है क्रेडिट यूटिलाइज ऑन एक्चुअल पेमेंट? ये आपकी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली इसे फॉलो बाद में गवर्नमेंट करती रहेगी। अपना इसका मोटिव क्या है? क्रेडिट यूटिलाइज ऑन एक्चुअल पेमेंट का एग्जांपल समझना। आप आज की ही बात करते हैं, समझ में ढंग से समझना बच्चों। मैं जो आपसे पूरा एग्जांपल से समझाता हूं। आपने आज मेरे को अभी 10,000 रुपए फीस लाके दी,
मैंने उस पे फॉर एग्जाम्पल 10% जीएसटी लगाया 1,000 रुपए, आपने मेरे को टोटल 11,000 रुपए फीस लाके दी। ये बात अक्टूबर महीने की ही है। अब हुआ क्या, ढंग से समझना, 11,000 रुपए आपने लाके दिए मेरे को, 11 में से 10,000 तो मेरी है फीस, 1,000 रुपए है जीएसटी, जो कि मुझे क्या करना चाहिए, अक्टूबर मंथ का जब एंड होगा तो नवंबर मंथ तक जमा, नवंबर महीने की 20 तारीख तक होती है बच्चों, ठीक है, अगले महीने की 20 तारीख तक टैक्स जमा करा देना है मेरे को। ये 1,000 रुपए मुझे जमा कराने है ना। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो, ये 1,000 रुपए मेरे लिए आउटपुट टैक्स है या इनपुट। मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था, बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, आउटपुट इनपुट में फर्क नहीं समझते। मैं आपसे मेरी बात कर रहा हूं फिलहाल, ये 1,000 रुपए मेरे लिए आउटपुट है या इनपुट। ये मेरी सेल है ना, मैंने आपसे फीस ली है, जब पैसे आते हैं तो किसी आउटपुट के बदले फीस मिलती है, तो ये 1,000 रुपए मेरा क्या है, आउटपुट टैक्स, ठीक है, सेल है। लेकिन मेरा जो आउटपुट है वो आपका क्या है, इनपुट टैक्स। अब बात क्या है, बात यह है कि आप मुझसे पढ़ के आगे कहीं पढ़ाने चाहते हो, तो आगे जहां पढ़ाने जाते हो तो आपका मकसद क्या है कि सर को जो फीस हमने दी है, अब मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, आपने जो मेरे को फीस दी है उस फीस वाला टैक्स है आपके लिए इनपुट। उस इनपुट की क्रेडिट कहां लेने जाओगे आप, जब आप फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाओगे, मतलब जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनसे जब फीस आएगी उन पर आप कौन सा टैक्स लोगे, आउटपुट। आप जब फीस बच्चों से लोगे वो है आउटपुट आपका। उस आउटपुट में आप इस 1,000 रुपए की क्या चाहते हो, क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। आप आगे जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनसे फीस लेते हो 50,000, और उन 50,000 रुपए आपको बच्चों ने दिए हैं 5,000 रुपए जीएसटी। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो इस 5,000 रुपए के अगेंस्ट में, यह आउटपुट टैक्स है ना आपका, इस 5,000 में 1,000 रुपए की क्या मिल जाए, क्रेडिट। बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि इस 50,000 में ये 10,000 रुपए का खर्चा शामिल है, मुझसे पढ़ के ही तो पढ़ा रहे हो। तो आपने कहा बस ये है इनपुट, ये है आउटपुट। आउटपुट में क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स। आपके पास सर्विस रिसीव भी हो गई, आपके पास मैंने जो बिल दिया वो पड़ा भी है, तो आपने कहा बिल भी है, सर्विस भी ले ली, तो क्रेडिट मिलनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पास इनवॉइस था, आपने 5,000 में 1,000 किए लेस और 4,000 दे दिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कहा इस 1,000 रुपए की क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। आपको आया गुस्सा, आपने कहा क्यों नहीं मिलेगी, सर्विस रिसीव हो चुकी है, इनवॉइस हमारे पास है, तो क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगी, बिजनेस में यूज किया है। गवर्नमेंट ने आपको बताया कि आप एक शर्त पे क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। देखो कंडीशन क्या है, क्रेडिट यूटिलाइज ऑन एक्चुअल पेमेंट, मतलब आपके टीचर ने, टीचर मतलब मैं, आपके टीचर ने ये 1,000 रुपए अभी तक हमें जमा ही नहीं करा है। आपने कहा कैसे, हम समझे नहीं। आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आप जिस टीचर को ये 11,000 रुपए दे के आए थे ना, उसमें 1,000 रुपए जीएसटी था, और एज पर लॉ आपके टीचर को, मतलब मुझे 1,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराने थे, और मैंने जमा कराया नहीं, मैं खा गया। तो उस केस में अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब इस केस में क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, आप मुझे फोन लगाओगे कि सर हमने आपको 11,000 दिए थे, उसमें 1,000 रुपए गवर्नमेंट के हैं, जमा कराओ ना, हमें वो क्रेडिट नहीं मिल रही। ठीक है, और अगर मैं मना कर दूंगा, नहीं कराऊंगा मैं, तो फिर गवर्नमेंट ने ये एक चाल चली बच्चों, इसमें क्या होगा, मैं कहूंगा नहीं कराऊंगा, तो फिर आप क्या कहोगे, सर अब देख लेंगे आपको। एक तो आगे से अब आपसे गुड्स खरीदना कर देंगे बंद, ट्यूशन पढ़ना कर देंगे बंद, प्लस आने वाले जो भी हमारे दोस्त वगैरह हैं उन सबको ये कहेंगे कि ये सर जो है हमारा टैक्स खा जाते हैं। समझ में आया, इसलिए ध्यान रख लेना। इसलिए मैं भी डरूंगा कि अगर मैंने ये 1,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा नहीं करा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, मेरी इमेज होगी खराब, और उससे नुकसान मुझे ही होगा। तो ये गवर्नमेंट की चाल है बच्चों, आज तक पहले किसी टैक्स में ये कंडीशन नहीं थी। ये कंडीशन एक तरह से इनडायरेक्टली मेरे को फोर्स करती है, सेलर को फोर्स करती है कि जो परचेजर से टैक्स लिया है गवर्नमेंट को जमा करा दो, वरना परचेजर को नुकसान होगा, और परचेजर को जब नुकसान होगा वो आपको भला बुरा कहेगा ही कहेगा। क्लियर, समझ में आई। तो ये थी थर्ड कंडीशन, एग्जाम में लिखा हुआ आए
कि अभी तक सेलर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो क्रेडिट मत देना। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम यही मानते हैं कि हमारे भारत देश में सभी ईमानदार हैं और टैक्स टाइमली पे हो रहा है। क्लियर? थर्ड कंडीशन खत्म। फोर्थ कंडीशन, पेमेंट शुड बी मेड विद इन 180 डेज। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझना, थर्ड कंडीशन ने मेरे को तो बोल दिया कि बच्चों का पैसा खा गए ना तो ध्यान रखना बच्चे हो जाएंगे नाराज, आना कर देंगे बंद। अब मैंने फिर गवर्नमेंट को कहा आपने बच्चों को तो खुश कर दिया, मेरे को तो करो। अब मेरे को मतलब गवर्नमेंट ने कहा आपको क्या दिक्कत है? मैं कहा हमारी दिक्कत यही है बच्चे पैसे ही नहीं देते। बिल फीस की इनवॉइस ले जाते हैं, बोलते हैं सर कितनी फीस हुई, स्ट्रक्चर दे दो, फीस स्ट्रक्चर दे दो, इनवॉइस दे दो, घर पे दे देंगे आपको, आपका पेमेंट कर देंगे। दे ही नहीं रहे बच्चे और क्रेडिट भी ले रहे हैं। मतलब मेरी बात समझना, कोर्स भी हो गया। कोर्स होते के साथ आपने कहा सर आपका वो इनवॉइस दे दो, फिर पापा को बोल के हम लोग आपकी फीस दे देंगे। हमने आपको इनवॉइस भी दे दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, जो इनवॉइस देता है, जैसे मैं सेलर हूं, मुझे पता है आप लोग फीस दो या नहीं दो, मुझे तो जीएसटी महीने के महीने चुकाना है। इस महीने जितने बिल काटे उसका टैक्स जो है अगले महीने चुकाना ही पड़ेगा। ये बात है वापस वही अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल लाख रुपए की फीस आप लोगों से ली, 10,000 रुपए जो है वो आप लोगों से मैंने ली, क्या सॉरी दी तो है ही नहीं, मेरा कहने का मतलब है 1 लाख रुपए आपकी फीस बनी, मैंने आपको इनवॉइस दे दिया जिस पर 10,000 रुपए क्या लगा है, जीएसटी। अक्टूबर मंथ में इनवॉइस दे दिया मैंने आपको, आपने कहा हाँ सर पेमेंट करते हैं, रुक जाओ। कोर्स भी हो चुका है, आपको इनवॉइस भी मिल गया, आप बड़े तेज निकले, आपने कहा मरने दो सर को, अपन तो ये जो अपन ने ये जो सर ने बिल दिया है इसकी इनपुट टैक्स ले लेते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है, गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाने चाहिए। कोर्स कंप्लीट हो गया तो रिसीव हो गई। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो है वो होना चाहिए, आपके हाथ में है इनवॉइस, तो आपने कहा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन, क्रेडिट यूटिलाइज ऑन एक्चुअल पेमेंट, इसमें आपने क्या सोचा, मरने दो ना, उसको जमा कराना है, अपन को थोड़ी है थर्ड कंडीशन, सेलर के ऊपर है, अपन तो इस केस में परचेजर है। तो आप अब कर रहे हो मिसयूज, आप लोगों का मैं कर रहा था वेट, लेकिन आप मिसयूज कर रहे हो, इनवॉइस लेके मन से क्रेडिट ले रहे हो और मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा इस तरीके से तो सारे परचेजर यही करेंगे, बिल लेके जाएंगे, पेमेंट नहीं करेंगे और सेलर बेचारा खुद की जेब से टैक्स जमा कराएगा, जबकि जीएसटी तो इनडायरेक्ट है ना, परचेजर की जेब से लेके गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला आपके ऊपर, आप लोगों को क्या बोला कि देखो अपने टीचर के साथ चालाकी मत करना, आपको एक जैसे ही आपको इनवॉइस मिल गया, आपके पास इनवॉइस मैंने आज की तारीख में दे दिया, उसके 180 डेज में पेमेंट कर देना। अगर नहीं करोगे तो क्रेडिट यूटिलाइज नहीं होगी। और आप कहते हो हमने तो कर ही ली, बैठे रहो, आप कर ली तो ब्याज समेत, इंटरेस्ट समेत गवर्नमेंट को आपसे पैसा वसूलना आता है। थर्ड कंडीशन और फोर्थ में फर्क समझ में आया? थर्ड कंडीशन, आपको धोखा ना मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने मेरे को बोला कि नहीं टैक्स जमा करा देना, बच्चों से ले लिया है जमा करा दे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है करा दूंगा ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए। और फोर्थ कंडीशन में आपको बोला कि जिस सेलर से माल खरीदा है पैसे देके आ जाओ, अगर पैसे नहीं दिए 180 दिन में तो क्रेडिट यूटिलाइज नहीं होगी, आप एलिजिबल नहीं होंगे, और कर चुके हो तो फिर वापस छीनना भी आता है। क्लियर? ये 4 कंडीशन खत्म हुई। पांचवी क्या कहती है? गुड्स रिसीव इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। ये क्या कंडीशन है, समझो इसको। ढंग से समझना है इसका मीनिंग। गुड्स रिसीव इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट मतलब क्या हुआ, मैंने 200 बुक्स का ऑर्डर दिया, ये बात है अगस्त महीने की, ठीक है, ढंग से समझ लीजिए। 200 बुक्स का ऑर्डर दिया है मैंने, 200 बुक्स का पेमेंट भी कर दिया है, इनवॉइस मुझे मिल गया है, सामने वाले जिसको मैंने ऑर्डर दिया है बुक्स का उसने भी वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया। पहली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। 200 बुकों का ऑर्डर दिया, उसने कहा कि मैं हाथों हाथ तो बुकें सारी की सारी छाप के नहीं दे सकता। मैंने कहा कैसे दोगे? उन्होंने कहा
अगस्त महीने में आपको 60 बुक्स की डिलीवरी दे दूंगा, सितंबर मंथ के अंदर मैं आपको 40 बुक्स दे दूंगा, अक्टूबर मंथ में 80 बुक्स दे दूंगा और नवंबर मंथ में बैलेंस 20 बुक्स दे दूंगा। ठीक है, अगर हाँ है तो बोलो। मैंने हाँ कर दी और मैंने कहा ठीक है, हर महीने इतनी इतनी बुक्स पहुंचाते रहना। उसने भी हाँ कर दी। अब बात क्या हुई? बात क्या हुई? अब आपको क्या लगेगा, सर आपने 200 बुकों का ऑर्डर दिया, लैंग्वेज है रिसीव्ड और टू बी रिसीव, यूज और टू बी यूज तो हो ही जाएंगी, पेमेंट भी हो चुका है, तो क्रेडिट ले लो ना सर। और फर्स्ट कंडीशन कहती है रिसीव, तो सर अगस्त में 60 की ले लो, सितंबर में 40 बुकों की क्रेडिट ले लो, अक्टूबर में 80 की ले लो, क्योंकि आपने क्या लैंग्वेज पढ़ी है, गुड्स रिसीव जब तक नहीं होगा क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, एक साथ 200 बुक्स की नहीं मिलेगी, लेकिन अगस्त में 60 की तो मिल जाएगी ना, सितंबर में 40 की तो मिल जाएगी ना। अब प्रॉब्लम क्या है वो सुनो। बेशक गुड्स जब तक रिसीव नहीं होगा क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो आपका मतलब ये एकदम सही होगा कि जैसे जैसे रिसीव होता जाए क्रेडिट लेते जाओ। लेकिन ये लॉट वाला अजीब है। ये लॉट वाला पॉइंट क्या कहता है बच्चों? अगर गुड्स का ऑर्डर टुकड़ों में दिया गया है, एक साथ नहीं, टुकड़ों में दिया गया है कि टुकड़ों में 10-10, 20-20, 40-40 करके बुक्स भिजवाते रहना, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट कैन ओनली बी यूटिलाइज ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। मतलब ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा और पूछा जाएगा बताओ अगस्त में क्रेडिट कितने की मिलेगी, तो आपका आंसर आएगा 0। सितंबर में कितनी मिलेगी? 0। अक्टूबर में 0। नवंबर में जो लास्ट लॉट था वो मिल चुका है, और नवंबर में पूरी 200 बुक्स की क्रेडिट मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है अगर ऑर्डर जो है, डिलीवरी जो है वो टुकड़ों में तय की गई है, तो वो जो आखिरी लॉट, वो आखिरी टुकड़ा जब आपको रिसीव हुआ है, तब आप टोटल की क्रेडिट यूटिलाइज करने के लिए एलिजिबल हो। तो इसके अंदर फाइनली आंसर क्या आएगा? पूरे 200 बुक्स की क्रेडिट जो है वो अपन को कौन से मंथ मिलेगी? नवंबर मंथ में। ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ लॉट और इंस्टॉलमेंट का। हो गए 5 पॉइंट। अब है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इफ डेप्रिसिएशन क्लेम अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन टैक्स कंपोनेंट। क्या मतलब हुआ इसका वो सुनो। इसका मतलब क्या है बच्चों, समझना। यह है मशीन की एंट्री, 1 लाख रुपए की मशीन, 10% जीएसटी 10,000। मैंने टोटल इस मशीन पे कितना पे किया? 1,10,000 रुपीज। अब मैं क्या चाहता हूं, मशीन मेरे लिए क्या है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स है तो इस 10,000 की मैं क्या लेना चाहता हूं? क्रेडिट। अब बच्चों अकाउंट्स के अंदर 2 तरह की जनरल एंट्री हो सकती है। या तो आपने एंट्री की होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, कुछ लोग ये एंट्री करेंगे, और कुछ एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, आईटीसी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझना। अगर आपने मशीन टू कैश की एंट्री करी तो अमाउंट लिखोगे 110 110। इसका मतलब क्या हुआ? जो टैक्स कंपोनेंट है उसको आपने मशीन की कॉस्ट में क्या कर दिया? शामिल। मशीन की कॉस्ट में शामिल कर दिया तो मशीन की कॉस्ट पर इनकम टैक्स एक्ट में क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन। P&L में डेबिट करते हैं ना डेप्रिसिएशन, तो आपने पूरे 1,10,000 पे डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया। मान लो डेप्रिसिएशन की रेट अगर 5% होती है तो 5500 रुपए आपने डेबिट कर दिया। हर साल 5500 डेबिट करते हो। अब मेरी बात ढंग से समझना। गवर्नमेंट कहती है अच्छा इस बंदे ने टैक्स का अमाउंट जो है वो मशीन की कॉस्ट में शामिल कर दिया। शामिल करने की वजह से अब इसने क्या किया? उस अमाउंट पर क्या क्लेम किया? डेप्रिसिएशन। P&L में क्या कर दिया? डेबिट। P&L में डेबिट करने से प्रॉफिट आएगा कम, प्रॉफिट कम आएगा तो इनकम टैक्स कम लगेगा। ये बात मैंने इनकम टैक्स में भी बिजनेस साइड में आपको बताई हुई है। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये बंदा जो है डेप्रिसिएशन डेबिट कर रहा है किस अमाउंट पर? उस 10,000 वाले अमाउंट पर भी अगर एंट्री ये की है तो फिर उसको जीएसटी की क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिले। कहने का मतलब आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते। आप तय करो
कि आपने ये जो 10,000 रुपए टैक्स के पे किए, जीएसटी का अमाउंट पे किया है, इसका फायदा कहां उठाना चाहते हो, इनकम टैक्स में या जीएसटी में? इनकम टैक्स में कैसे उठाओगे? मशीन की कॉस्ट में शामिल कर दोगे और डेप्रिसिएशन डेबिट कर दोगे ताकि इनकम टैक्स कम भरना पड़े। तो गवर्नमेंट कहती है इनकम टैक्स में फायदा उठा लिया, जीएसटी में फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? और अब ढंग से समझना, आपने अगर ये वाली जनरल एंट्री करी, 1,00,000 रुपए मशीन, 10,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट और टू कैश 1,10,000, तो गवर्नमेंट कहती है अब ठीक है, डेप्रिसिएशन 1,00,000 पे ले लो और 10,000 की क्या ले लो, जीएसटी में क्रेडिट, तो फिर डबल टैक्स नहीं हुआ तो क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है इसने इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया है टैक्स कंपोनेंट पे, तो फिर क्रेडिट यूटिलाइज नहीं होगी। और एग्जाम में आता है जीएसटी की क्रेडिट मिल रही है और पूछा जाए डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, नहीं, टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दोनों में से एक जगह फायदा उठाओ। क्लियर? ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम लिमिट फॉर अवेलेबिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत अच्छे से समझना। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या कहती है बच्चों, समझो। एक छोटी सी चीज है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पिछले साल कुछ किताबें खरीदी थी, पिछले साल वो जो किताबें मैंने खरीदी थी उस पर टैक्स भी दिया था, उस टैक्स की क्रेडिट मैं अभी तक लिए जा रहा हूं, पिछले साल की क्रेडिट अभी तक लिए जा रहा हूं। ठीक है, कि मेरे पास इनवॉइस है, मेरे पास बुक्स रिसीव हो गई वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट ने जीएसटी से पहले ये चीज ध्यान नहीं रखी थी, जीएसटी में खास ध्यान रखा। गवर्नमेंट कहती है कोई भी बंदा चाहे समझदार हो या बेवकूफ हो, लेकिन इतना तो वो रखता ही होगा कि आज के दिन 1 साल पहले तक की नहीं सोचता। मतलब समझना बच्चों, एक ढंग से एग्जांपल, आज आपके घर में किराने की जरूरत पड़ती है, जनरल स्टोर में दाल चावल की जरूरत पड़ती है, तो वो दाल चावल जो है आप कैसे, जब दुकान पे जाते हो तो आप क्या कहते हो, आधा किलो दो, 1 किलो दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साल भर का कौन सोचे, अगले 1 महीने तक भी, इवन इन केस ऑफ ये पैंडेमिक कोरोना पीरियड के लॉकडाउन के अंदर भी अपन ये सोचा भाई महीने भर का सामान ले लो, ज्यादा नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है, साल भर का तो उस वक्त भी नहीं सोचा। गवर्नमेंट भी ये कहती है कि कोई बंदा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की प्लानिंग करेगा, साल भर बाद तक क्रेडिट लिए जा रहा है। मतलब इतना सारा सामान खरीद लिया, इतना सारा इनपुट, क्या मशीन तो चलो लंबे समय तक चलेगी, रॉ मटेरियल, मतलब मैं मेरी बात करूं, मैंने 1,000 मार्कर खरीद लिए। गवर्नमेंट कहती है तू पागल ही है, अगले 1.5-2 साल के मार्कर तूने 1 साल ले लिए, अब कह रहा है क्रेडिट धीरे धीरे मैं लेता जा रहा हूं। गवर्नमेंट को आता है डाउट, गवर्नमेंट कहती है ये बंदा जरूर कोई ना कोई टैक्स चोरी कर रहा है। खरीदते वक्त तो बिल ले लेता है, बेचते वक्त बिल देता नहीं है, और देता नहीं है इसलिए इनपुट टैक्स का बैलेंस उसके पास पड़ा है, और पड़ा है तो ये आराम से मजे ले लेके धीरे धीरे क्रेडिट ले रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है अब नहीं चलेगा, एक टाइम के बाद अगर आपके पास क्रेडिट बची है तो वो क्रेडिट लैप्स कर देंगे। मेरा कहने का मतलब समझ में आया? गवर्नमेंट कहती है हम वेट करेंगे कि वो आपका माल खत्म हो जाए, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, साल, सवा साल होने को आया, अभी तक कह रहे हो नहीं, वही रॉ मटेरियल चल रहा है, वही रॉ मटेरियल चल रहा है। अरे ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है? तो गवर्नमेंट कहती है एक बार ये टाइम निकल गया तो भले ही वो रॉ मटेरियल 10 साल काम में लो, क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो वो क्या है ये टाइम, पढ़ो उसको, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग क्रेडिट। गुड्स रिसीव हो गया, इनवॉइस भी पास है आपके, पेमेंट भी हो चुका है, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये टाइम निकलने के बाद क्रेडिट 0 हो जाएगी। कब? नो क्रेडिट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस आफ्टर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग मंथली रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग ईयर विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया क्या मतलब हुआ? समझो, मैं इसको ढंग से समझा देता हूं। इसका मतलब हुआ, ढंग से समझना बच्चों, अभी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आएगा 19-20, 19-20 का एनुअल रिटर्न की आपको मैं डेट बताऊंगा 31 दिसंबर, ठीक है, आने वाला 30 दिसंबर 2020 है।
ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहती है, 19, ये लास्ट डेट है ना, उससे पहले तो भर ही सकते हो। गवर्नमेंट कहती है 1920 में 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो भी इनपुट और इनपुट सर्विस आपने ली है उसकी क्रेडिट जो है वो 19-20 में तो मिल ही जाएगी। लेकिन अब आप सोचते हो अगले साल, अभी क्रेडिट बच गई तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, कर दो, लेकिन लास्ट टू लास्ट क्रेडिट कब तक मिलेगी, डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग ईयर। 19-20 का आने वाला सितंबर कौन सा होगा, सितंबर 20, उसकी लास्ट डेट रिटर्न की कब होती है, 20 अक्टूबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 19-20 में जो भी इनपुट और इनपुट सर्विस आपने खरीदा है उसकी क्रेडिट 20 अक्टूबर के बाद आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर ये ऊपर वाली डेट क्या काम की है, ऊपर वाली डेट तो बच्चों ये है, अगर किसी बंदे ने एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न जो होता है वो मान लो भर दिया 1 अगस्त 2020 को, जब डेट 31 दिसंबर है तो जितना लेट हो सके खींचो ना, लेकिन आपको जल्दबाजी थी, आपने तो 1 अगस्त को ही एनुअल रिटर्न मतलब साल भर का हिसाब 1 अगस्त को दे दिया, तो फिर 1 अगस्त के बाद आप 19-20 की क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अब आपको समझना क्या है, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, 19-20 में जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विस आपने खरीदा है, लिया है, उसकी क्रेडिट जो है वो आप सितंबर महीने की रिटर्न से पहले पहले यूटिलाइज कर लेना, खत्म कर लेना, वरना लैप्स हो जाएगी। क्लियर? अगर एग्जाम में लिखा हुआ है एनुअल रिटर्न अभी तक नहीं भरा तो लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, आप इससे पहले पहले जो क्रेडिट लेना चाहो वो कर ले लो, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ है उस भाई ने तो रिटर्न 20 अक्टूबर से पहले ही 1 अगस्त को ही भर दिया, तो 1 अगस्त के बाद आप 19-20 की क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन दूंगा तो और क्लियर होगा। तो एक बार लास्ट सम अप कर रहा हूं मैं, फाइनली क्रेडिट के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, गुड्स या सर्विस जो भी है, इनपुट इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स है, रिसीव हो जाना चाहिए, आपका उसके पास बिल हो जाना चाहिए, सेलर को एक्चुअल पेमेंट गवर्नमेंट को कर देना होगा तब क्रेडिट मिलेगी। आपको भी याद रखना है कि इनवॉइस मिलते ही 180 दिन में पेमेंट करना है, गुड्स टुकड़ों में मिले तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट की क्रेडिट मिलेगी, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लोगे तो जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। और ये पॉइंट अभी हो ही गया कि अगर 19-20 की फाइनेंशियल ईयर 19-20 की क्रेडिट लेनी है तो आप आने वाले साल के 20 अक्टूबर के बाद नहीं ले सकते, और अगर रिटर्न पहले ही भर दिया एनुअल रिटर्न तो उस तारीख के बाद आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लियर? इसकी क्वेश्चन करते हैं फिर अपन इनएलिजिबिलिटी पे चलेंगे।